गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कल वाला लेक्चर ही कंटिन्यू करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आपको पता चली होगी कि कैसे बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम माउंट करता है इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट माइलिन शीथ। तो अब इसी बेस पे मैंने बोला था कुछ टाइप्स है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ते हैं दैट्स रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो फर्स्ट टाइप इज रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और 90% जो पेशेंट्स हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस के होते हैं उनमें यही टाइप पाया जाता है, रिलैप्सिंग रिमिटिंग। अब इसमें क्या होता है आई विल टेल यू। अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे टाइम का डिसेबिलिटी के साथ, मतलब विद टाइम जितना जितना टाइम गुजरता है तो पेशेंट का कितना डिजेनरेशन होता है, कितना डिसेबिलिटी होता है माइलिन शीथ के डिजेनरेशन की वजह से, और वो किस टाइप का होता है। उसी बेसिस पे डिसेबिलिटी टाइम ग्राफ पे हमने बहुत सारे टाइप्स देखे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो वी विल डिफाइन रिलैप्सिंग रिमिटिंग। रिलैप्स मतलब पीक जाना। तो रिलैप्सिंग इज जिसमें पहले एक कांस्टेंट डिसेबिलिटी होगी, मतलब माइलिन डिग्रेडेशन हो गई तो डिसेबिलिटी इतना रहा। उसके बाद सडन अटैक फ्लेयर, एक अटैक आ गया इम्यून सेल्स का सडन अटैक, और उसके बाद फिर से रेगुलेटरी सेल्स का इफेक्ट हो गया और शांति होगी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और अटैक आता है कुछ टाइम बाद, क्योंकि यहां पर हम टाइम के साथ देख रहे हैं रिलेशन, हमने ग्राफ्स पढ़े हैं। तो कुछ टाइम बाद एक और फ्लेयर आता है, एक और अटैक आता है, बट द सेकेंडरी अटैक इज मोर डिस्ट्रक्टिव, इज मोर डेंजरस देन द फर्स्ट अटैक, और इसमें जो डिसेबिलिटी रहता है वो पहले अटैक से ज्यादा रहता है। ऐसे ही जो सक्सेसिव अटैक्स होते हैं उनमें डिसेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब विद टाइम degeneration increases, with time disability increases, and attacks occur in the form of crushes and a silent and a constant line, then another peak। but धीरे धीरे जैसे हम बढ़ रहे हैं, एक अटैक साइलेंस हो गई कुछ टाइम तक तो अटैक नहीं हुआ, उसके बाद उससे बड़ा अटैक साइलेंस हो गई। इट इज लाइक कि हम पहाड़ चढ़ रहे हैं और पहाड़ के वेरियस सुमिट्स चढ़ रहे हैं। पहला अटैक छोटा अटैक था, फिर स्टॉप, उससे बड़ा अटैक, फिर थोड़ा सा टाइम के लिए स्टॉप, उससे बड़ा अटैक। इसीलिए इसको बोला जाता है रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि पहले रिलैप्स हो रहा है, उसके बाद रिमिट हो रहा है, उसके बाद उससे ज्यादा रिलैप्स हो रहा है, उसके बाद रिमिट हो रहा है, उससे बाद उससे ज्यादा रिलैप्स हो रहा है और रिमिट हो रहा है। दैट मींस विद सक्सेसिव अटैक्स डिजेनरेशन इंक्रीजेस। सेकंड टाइप इज सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में क्या होता है, फर्स्ट टू अटैक्स, फर्स्ट टू फ्लेयर्स आर जस्ट लाइक द रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप। पहले दो अटैक्स कैसे आते हैं, पहले एक अटैक आ गया, उसके बाद दूसरा अटैक जो आता है वो उससे ज्यादा सीवियर आता है, उससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, उससे ज्यादा डैमेज होती है, उससे ज्यादा वीकनेस आती है। और उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद जो साइलेंट फेज होता है, फिर यहाँ पे फिर से ऐसा नहीं होता है, फिर से रिलैप्सिंग रिमिटिंग की तरह नहीं होता है, फिर एक कांस्टेंट डिजेनरेशन होती है, मतलब इसमें कोई पॉज नहीं हो रहा है। डिजेनरेशन हो रही है तो रिमिट हो रहा है, डिजेनरेशन हो रही है रिमिट हो रहा है, और उसके बाद एक कांस्टेंट अटैक आता है, कांस्टेंट डिजेनरेशन हो रही है, कोई रिमिट कोई पॉज नहीं हो रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोग्रेसिव, क्योंकि ये रिलैप्सिंग की तरह पहले दो अटैक्स लाता है लेकिन बाद में प्रोग्रेसिव रहता है, बाद में डिसेबिलिटी इज कांस्टेंट विद टाइम, मतलब यहाँ पे कोई फिर रिमिशन नहीं होती है, रेगुलेटरी सेल्स का बाद में कोई इफेक्ट नहीं होता है। थर्ड इज डेंजरस टाइप, प्राइमरी प्रोग्रेसिव। प्राइमरी वी नो देयर विल बी नो फ्लेयर एंड देयर विल बी नो स्टॉपेज। यहाँ पे हाल्ट फ्लेयर, यहाँ पे हाल्ट फ्लेयर कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे पहले से ही डिसेबिलिटी कांस्टेंट रह रही है। अगर आप ग्राफ को कंपेयर करोगे, जितना जितना वक्त बढ़ता है उतना उतना डिजेनरेशन हो रही है, उतना उतना वीकनेस बढ़ रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोग्रेसिव। एंड अनदर डेंजरस टाइप, वन ऑफ द सीवियर टाइप इज प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग। देखो प्रोग्रेसिव क्यों, क्योंकि डिजेनरेशन कंटिन्यूअस है, और रिलैप्सिंग क्यों, क्योंकि एक दो जगह पे सडन पीक हो रहा है, मतलब तबाही कंटिन्यू हो रही है। मतलब अगर तूफान आया है तो वो कंटिन्यू इंटेंसिटी में आ रहा है, वो डैमेज कर रहा है, लेकिन एक टाइम पे तूफान का जोर इतना है, डिजेनरेशन का जोर इतना है कि फ्लेयर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब इसमें भी कोई रेस्टिंग फेज नहीं है, इसमें भी कांस्टेंट डिस्ट्रक्शन है, लेकिन इसमें ये चीज है कि डिस्ट्रक्शन कभी कभी पीक कर जाती है, कभी कभी जो डिजेनरेशन है वो पीक कर जाती है और साइंस एंड सिम्टम्स भी पीक कर जाते हैं। तो दिस इज प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। Four types: relapsing, remitting, peak, stoppage, and successive peaks are more destructive. Second type, secondary progressive, peak, stop.
पीक स्टॉप एंड देन कॉन्स्टेंट, फिर कोई स्टॉपेज नहीं। थर्ड टाइप प्राइमरी प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंट लाइट, कंटिन्यूअस डिजेनरेशन, कोई स्टॉपेज नहीं। एंड देन लास्ट वन प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग, देयर इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्शन लाइक प्राइमरी प्रोग्रेसिव, बट एक दो जगह पे बीच बीच में ये फ्लेयर्स, ये अटैक ज्यादा आ रहे हैं और सिम्टम्स ज्यादा पेशेंट में आ रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा सीवियर है इनमें। और मोस्ट कॉमन कौन है? रिलैप्सिंग रेमिटिंग। सो आई होप यू गॉट द टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नाउ साइन्स एंड सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इट मेनली इफेक्ट्स आवर ऑप्टिक नर्व। क्यों? क्योंकि ऑप्टिक नर्व पे ज्यादा ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स है, वो माइलिन फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब 100% myelin formation by oligodendrocytes, and we know body is mounting an immune response against oligodendrocytes, so myelin will be destroyed, signal will be hindered. So first symptom that will come is optic neurites. पहला साइन एंड सिम्टम क्या होगा? ऑप्टिक न्यूराइट्स। और ऑप्टिक न्यूराइट्स में हमारे साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले क्या होगा? जो ऑप्टिक न्यूराइट्स है उसमें विजुअल एक्टिविटी कम होगी, पेशेंट को ब्लर्ड विजन होगा, पेशेंट को कम दिखेगा, उसमें कलर्ड जो विजन है उसमें एबनॉर्मलिटी आएगी, मतलब जो हमारा कलर विजन होता है, कलर डिफरेंशिएशन होती है, यू नो रॉड्स, यू नो कोन्स, यू नो कलर विजन इज प्रोवाइडेड। सो जो कलर विजन है उसमें डिफिकल्टी आएगी, ऑप्टिक न्यूराइट्स में डिक्रीज्ड विजुअल एक्टिविटी आएगी, और उसमें क्या आएगा? दूसरा उसमें कलर विजन जो है वो कम हो गया। अनदर इज मार्कस गन इफेक्ट। मार्कस गन इफेक्ट क्या होता है? अगर इन पेशेंट्स में आप टॉर्च उठाओगे और लाइट इस आंख से इस आंख पे डालोगे, रोटेटरी मोशन में लाइट डालोगे आंखों पे, तो यूजुअली हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या कहता है कि जितना ज्यादा लाइट बढ़ती है, लाइक यू गो आउट इन द विंटर, वहां पे ग्लियर होता है सुनो का, तो पीपल जो है वो कम लाइट को लाने की कोशिश करते हैं, तो वो कंट्रैक्ट करते हैं, कंस्ट्रिक्ट करते हैं। और जब लाइट ज्यादा हम टॉर्च से किसी नॉर्मल बंदे में डालते हैं, ही ट्राइज टू कंस्ट्रिक्ट दैट एरिया, ताकि लाइट कम आए, अंदर कंस्ट्रक्शन हो जाए। लेकिन यहां पे अपोजिट होता है, हियर लाइट डालने पे पपिलरी डायलेशन होती है, पपिलस डायलेट, देयर इज मार्कस गन इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मार्कस गन पपिल या मार्कस गन इफेक्ट। और रिलेटिव एफेरेंट पपिलरी डिफेक्ट, रिलेटिव एफेरेंट पपिलरी डिफेक्ट, कि लाइट आंखों पे डालने से क्या हो रहा है? डायलेशन हो रही है। रिलेटिव एफरेंट पपिलरी डिफेक्ट हो, वी रेड ऑप्टिक न्यूराइट्स होता है, मार्कस गन पपिल होता है, या रिलेटिव एफरेंट पपिलरी डिफेक्ट होता है। थर्ड थिंग इज मोस्ट कॉमन साइन जो आप याद रखेंगे, जो मैं आपको ट्राइड बताऊंगा आगे। थर्ड इज निस्टैग्मस। निस्टैग्मस का मैकेनिज्म मैं भी कभी आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, इंडिविजुअली वो पढ़ेंगे क्योंकि इसका बहुत डिटेल मैकेनिज्म है। निस्टैग्मस क्या होता है? अगर इस पेशेंट को आप बोलोगे, फॉर एग्जांपल आप दाएं की ओर देखो, यू नो देयर इज मीडियल रेक्टस, देयर इज लेटरल रेक्टस, जो हमें आई मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनमें भी तो हमारी नर्व्स है, ऑक्यूलोमोटर है, जैसे एब्डुसेंस है, वो सिग्नल देती है, उनका माइलिन भी डिस्ट्रॉय होगा। तो हम इस पेशेंट को अगर बोलेंगे राइट की ओर देखिए, तो राइट आई को फायर जाएगी, सिग्नल जाएगी, इट विल लुक राइट, बट दिस आई विल स्टिक एट इट्स पोजीशन, मतलब बंदा एक आंख से इधर की ओर देखेगा और ये आंख को वापस नहीं ला पाएगा, और ये वाली आंख बीच में रहेगी। सेकंड, ये वाली आंख अपनी जगह रहेगी और ये वाली आंख राइट साइड को देखेगी। सिमिलरली अगर आप इसको बोलेंगे लेफ्ट देखो, तो ये वाली आंख लेफ्ट में रहेगी और ये वाली आंख बीच में ही रहेगी। और इनमें ये सिम्टम्स अगर आप इस पेशेंट को एसेस कर रहे हो और ये सिम्टम्स आ रहे हैं, दैट मींस मल्टीपल स्क्लेरोसिस का केस है। थर्ड थिंग जो होगा, अगर कन्वर्जेंस आप इनमें देखोगे, कन्वर्जेंस क्या होता है? जैसे हम बचपन में करते थे, जैसे हम किसी को ऐसे पेन बोलते थे, पेन की टिप की ओर देखो, वो पेन अंदर लाते थे, तो कन्वर्जेंस होती थी आंखों की। तो इनमें कन्वर्जेंस पॉजिटिव होगी, मतलब कन्वर्जेंस इनमें होगी। इनमें कन्वर्जेंस के टाइम एक आंख एक जगह नहीं रुकेगी, दूसरी साइड को नहीं आएगी, इनमें कन्वर्जेंस पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी? इसका एक मैकेनिज्म है, क्योंकि कन्वर्जेंस के लिए हमारे जो है फाइबर्स यूज होते हैं, दैट्स ऑक्यूलोमोटर, जिसमें हमारा मीडियल रेक्टस होता है। तो मीडियल ऑक्यूलोमोटर को एब्डुसेंस के साथ जो है कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता है कन्वर्जेंस के टाइम। जो यहां पे एक मैकेनिज्म होता है जो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, एब्डुसेंस जो है हमारी राइट एंड लेफ्ट, ये ऑक्यूलोमोटर के साथ
कम्युनिकेट करती है जब भी कोई आई मूवमेंट होती है। और इसमें क्या होता है, जब एब्ड्यूसेंस उसको सिग्नल देती है तभी साथ में काम होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या, कन्वर्जेंस के टाइम एब्ड्यूसेंस का रोल नहीं होता, सिर्फ ऑक्यूलोमोटर का रोल होता है, इसलिए कन्वर्जेंस इनमें पॉजिटिव होती है। अनदर इज सेरेब्रल ट्रैक्ट डिफेक्ट्स, अनदर इज कॉर्टिको बल्बुलर ट्रैक्ट डिफेक्ट्स। जो हमारा ब्रेन स्टेम है वहां पे अगर डीमाइलिनेशन हो गई, अगर ब्रेन स्टेम में डीमाइलिनेशन हो गई तो वहां पे हमारे बहुत सारे जो है वो नर्व्स भी जाते हैं जो हमारे बहुत सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो वहां पे क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज चिविंग मूवमेंट्स, देयर विल बी डिक्रीज चिविंग मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिस्फेजिया हो जाएगा, डिस्फोनिया हो जाएगा, मतलब अ पर्सन विल बी इनेबल टू प्रोड्यूस साउंड, देयर विल बी डिसआर्थरिया, पेन विल ऑकर देयर। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आएंगे जो कि हमारे नर्व्स के रिलेटेड होंगे। अनदर थिंग इज, अगर लिम्बिक सिस्टम के माइलिन जो है वो डिस्ट्रॉय, लिम्बिक सिस्टम आपको पता है एमाइडाला जो हमारी इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सिम्टम्स आएंगे लाइक डिप्रेशन, एनहेडोनिया, देयर में बी कॉग्निटिव सिम्टम्स। तो यहाँ पे सेंसरी सिम्टम्स भी आ रहे हैं, मस्कुलर सिम्टम्स भी आ रहे हैं, कॉग्निटिव सिम्टम्स भी आ रहे हैं। और अगर स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड की डीमाइलिनेशन है, तो वहां पे क्या है, आप थोरैसिक से अराइज होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर वहां पे डीमाइलिनेशन हो रही है तो देयर विल बी यूरिनरी इनकंटिनेंस, बाउल इनकंटिनेंस। तो इनकंटिनेंस हो जाएगी पेशेंट में। इनकंटिनेंस क्यों हो जाएगी, यू हैव ऑलरेडी नो स्फिंक्टर को कैसे कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे अल्फा बीटा एडर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, यू मस्ट नो दैट। तो थोरैसिक पार्ट से हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स निकलते हैं, तो वहाँ पे अगर डिफेक्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, इनकंटिनेंस हो जाएगी। एंड लास्ट साइन एंड सिम्टम हम पढ़ेंगे जो है चारकॉट्स न्यूरोलॉजिकल ट्रायड, चारकॉट्स न्यूरोलॉजिकल ट्रायड इज यूजुअली आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो ये आप याद रखेंगे। 3 मेन साइंस एंड सिम्टम जो हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दिखते हैं। वन इज निस्टैग्मस, अनदर इज डिसआर्थरिया एंड थर्ड इज इंटेंशन ट्रमर्स। निस्टैग्मस, डिसआर्थरिया एंड इंटेंशन ट्रमर्स। जो पेशेंट में ट्रमर्स आते हैं, शेकिंग है, लाइक पार्किंसोनियन ट्रमर्स, अगर पेशेंट में ट्रमर्स है, डिसऑर्डर, ही इज इनेबल टू प्रोड्यूस साउंड। एंड थर्ड थिंग इज निस्टैग्मस, उसको राइट बोलते हैं तो वो एक आंख राइट वाली राइट जाती है, बीच वाली सेंटर में रहती है। लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट आंख लेफ्ट जाती है, ये वाली राइट वाली सेंटर में रहती है, तो हम उसको बोलते हैं इसमें निस्टैग्मस है। इफ देयर इज निस्टैग्मस, इफ देयर इज डिसऑर्थरिया एंड इफ देयर आर इंटेंशन ट्रमर्स, तो ये 3 सिम्टम्स जो है ये मेनली हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस में पाते हैं और दे आर नोन एज चारकॉट्स न्यूरोलॉजिकल ट्रायड, चारकॉट्स न्यूरोलॉजिकल ट्रायड। और एक और साइन इसमें पाया जाता है, दैट्स लेहरमाइट साइन। लेहरमाइट साइन क्या होता है, लेहरमाइट साइन इज अपॉन फ्लेक्शन ऑफ नेक। अगर इस पेशेंट को आप बोलेंगे नेक फ्लेक्स करो, तो इसका जो पूरा गेट होता है, इसका जो पूरा पोस्चर होता है, देयर इज इलेक्ट्रिकल शॉक डाउन द बैक विच रेडिएट्स टू द लिम्ब्स। तो एक इलेक्ट्रिकल शॉक जैसा पैदा होता है। आप इस पेशेंट को बोलेंगे फ्लेक्स योर नेक, okay, he flexes the neck, there will be a shock like appearance, there will be like electric shock, एक करंट जैसी दौड़ती है जो कि टांगों तक पहुंच जाती है और पूरी बॉडी को ड्रूप डाउन करती है। दैट्स नोन एज लेहरमाइट साइन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट आया, आपने बोला फ्लेक्स द नेक, ही फ्लेक्स्ड द नेक, देयर विल बी अ सडन जर्क, जैसे इसकी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट सीधे हेड से लेके लिम्ब्स तक आ गया। दैट्स नोन एज लेहरमाइट साइन। So these were the signs and symptoms जिसमें आप चारकॉट्स न्यूरोलॉजिकल ट्रायड याद रखोगे, निस्टैग्मस, डिसऑर्थरिया एंड इंटेंशन ट्रमर्स। दूसरा जो मैंने बोला कि आप इसमें अगर सिर्फ वो बल्बुलर ट्रैक्ट इन्वॉल्व हुआ, ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व हुआ, वेरियस नर्व्स विल बी अफेक्टेड, दैट विल लीड टू डिक्रीज चिविंग मूवमेंट्स, दैट विल लीड टू वेरियस सिम्टम्स लाइक डिस्फोनिया, डिसआर्थरिया। So this was about the signs and symptoms of multiple sclerosis. We'll see the treatment part of it in a short lecture tomorrow, then we will continue with any other topic. Thank you so much.